हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक के प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस करके कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 14 के प्रोविजंस को डिस्कशन में ले रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं। ये है क्रॉस्ड चेक्स के बारे में। रेखांकित चेक के निष्पादन से संबंधित प्रावधानों को यहाँ पर चैप्टर 14 में विस्तार से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में बताया गया है। इन्हीं प्रावधानों को हम आज सरल भाषा में समझते हैं। चलिए शुरू करेंगे। तो परिक्राम में लिखित अधिनियम 1881 चेक के निष्पादन से संबंधित प्रावधानों में चेक का जो रेखांकन या फिर क्रॉस्ड चेक्स के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में बहुत सारे प्रावधान देता है। हर एक चेक पे एक अलग तरह की रेखा जो खींची जाती है एक प्रकार का संकेत होती है। कौन सी रेखा किस विषय में संकेत होती है ये न केवल लॉ के स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है बल्कि हर एक ऐसे व्यक्ति को जो कि चेक्स के साथ संव्यवहार करते हैं उन्हें भी इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस अधिनियम में 8 अलग अलग धाराएं हैं जहां पर क्रॉस्ड चेक्स के बारे में बताया गया है। चेक के रेखांकन से संबंधित प्रावधान इस एक्ट में धारा 123 से लेकर के धारा 131 तक उपबंधित है और बाद में एक अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ड्राफ्ट पर भी इन उपबंधों को प्रयोज्य किया गया था। चेक्स के रेखांकन की प्रथा की अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ओर जाएं तो हम पाते हैं एक बैंक कर्मचारी जिसका नाम मिस्टर इरविन था, उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया। समाशोधन गृह के अंतर्गत एक विचार प्रस्तुत किया और रेखांकन को प्रारंभ किया। इसलिए ही मिस्टर इरविन को रेखांकन या क्रॉस चेक्स के फादर के रूप में जाना जाता है। इसके पहले चेक्स पर बैंकर्स अपने नाम का सील या ठप्पा लगाया करते थे। इस समाशोधन गृह में चेकों को जाने में सुरक्षा प्राप्त होती थी। इस रेखांकन के फायदे को देख करके व्यापारिक व्यक्तियों ने भी चेक्स को रेखांकित करना शुरू किया और बाद में धीरे धीरे ये इतना प्रचलित हो गया कि इसे विधिक मान्यता भी मिल गई। रेखांकन की अगर विधिक मान्यता की बात करें तो इंग्लैंड में 1856 के पहले इसे सामान्य रूप से बैंकर्स को एक तरह का निर्देश या डायरेक्शन माना जाता था जो कि मटेरियल पोर्शन नहीं था किसी चेक का, और 1856 में ये एक विधायन का विषय बाद में बन गया। एक केस लॉ में जिसका नाम है बेलामी बनाम मर्जोरी बक्स एक नियम स्थापित किया गया कि जो रेखांकन है या क्रॉसिंग है वो चेक का भाग नहीं होती है और इसे परिवर्तित नहीं करती है। लेकिन फिर से साइमन्स बनाम टेलर के बाद में यह निर्धारित किया गया कि रेखांकन चेक का अभिन्न अंग नहीं होता है और इसे मिटाना कूट रचना या काउंटर फिटिंग के तहत नहीं आएगा। लेकिन 1859 के अधिनियम में इन सभी निर्णयों को उलट दिया गया और ये स्थापित किया गया कि जो रेखांकन है या क्रॉसिंग होती है वो चेक का अभिन्न अंग होता है। इसे मिटाना, परिवर्तित करना, कूट रचना होती है जिससे कि चेक दूषित हो जाता है। इंग्लैंड विधि का जो विनिमय पत्र अधिनियम है 1882 का, इसके प्रावधानों की अगर हम बात करें तो इसमें उपबंधित किया गया है कि इस अधिनियम के द्वारा अधिकृत रेखांकन चेक का मटेरियल पार्ट होता है और यह किसी व्यक्ति के लिए विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह इसे मिटा दे या इस अधिनियम से अधिकृत के सिवाय रेखांकन में कुछ जोड़े या फिर परिवर्तन करे। हालांकि अगर भारतीय विधि में इन दोनों बिंदुओं पर बात करें तो कोई विधिक प्रावधान नहीं है, लेकिन अब यह विधि मान्य सिद्धांत है कि जो क्रॉस्ड चेक्स होते हैं उसकी क्रॉसिंग
चेक का मटेरियल पार्ट होता है। सेक्शन 89 ऑफ एनआईए में रेखांकन का परिवर्तन एवं भुगतानी बैंक की आबद्धता के बारे में उपबंध किया गया है। अब हमें यह भी जरूर जानना चाहिए कि आखिर किसी चेक में क्रॉस लगाया क्यों जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो रेखांकन के द्वारा एक निश्चित बैंक को एक निश्चित धनराशि संदाय करने का आदेश अंतर्निहित होता है और चेक का लेखीवाल बैंक पर संदाय करने की कोई अतिरिक्त शर्त अधिरोपित नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये कि अगर किसी चेक में क्रॉसिंग है तो इसका मतलब ये है कि वो पे टू बैंक होगा। बैंक सामान्य रूप से अपनी संदाय करने की आबद्धता को चेक के धारक को कारोबार दिवस पर या वर्किंग डेज पर बैंकिंग समय में संदाय के द्वारा पूरा करता है। चेक का गलत संदाय अगर होता है किसी गलत व्यक्ति को होता है, विशेषकर वाहक या चेक का, तो वाहक चेक के संदाय में बैंकर वाहक की पहचान अपेक्षित नहीं करता। केवल आदेशिक चेक के संदाय में बैंक धारक के पहचान से ही आश्वस्त होकर के संदाय करता है। जिस भी व्यक्ति के नाम से हम चेक इशू करते हैं, सामने वाले की पहचान के बारे में हम उतने ज़्यादा अश्योर्ड नहीं होते हैं जितने कि बैंकर की पहचान के बारे में एश्योर्ड होते हैं। तो बैंक पे करने से ये एक तरह से सुरक्षित तरीका होता है ट्रांजैक्शन का। ये रेखांकन की जो प्रक्रिया है खुले चेक के दुरुपयोग को रोक सकती है। अवांछित व्यक्ति कपट एवं कूट रचना से सभी बैंकों के संबंध में एवं ग्राहक को भी नुकसान कारित कर सकते हैं। ये जोखिम होता है क्योंकि इसका नकदीकरण कोई भी अनधिकृत व्यक्ति कर सकता है जिसका पता लगाया जाना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए ही ये बैंक पे का प्रोविजन जो है इस समस्या को दूर करने में काफी मदद करता है। ये जो रेखांकन या क्रॉसिंग है किसी भी चेक के निगोशिएशन या परिक्रामणीयता को प्रभावित नहीं करता, परंतु यह सही स्वामी को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करता है क्योंकि ऐसे चेकों का संदाय किसी बैंक के माध्यम से किया जाता है। इसीलिए ये अनधिकृत व्यक्ति के द्वारा संदाय लेने के खतरे को कम करता है। अब समझते हैं इसका ऑपरेटिव पार्ट क्या होता है, प्रैक्टिकली ये प्रोसीजर फॉलो कैसे किया जाता है। तो जो भी क्रॉस चेक होते हैं इनके संबंध में दो बैंक्स की भूमिका होती है। एक तो भुगतानी बैंक जो कि भुगतान करता है अर्थात ऊपरवाल बैंक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की लैंग्वेज में, और दूसरा संग्राहक बैंक अर्थात वह बैंक जो चेक की धनराशि को संग्रहण करता है। विशेष रेखांकित चेक की दशा में संग्राहक बैंक केवल वही बैंक होगा जिसके नाम से विशेष रेखांकन किया गया है। रेखांकन का भी एक तरीका होता है चेक्स में। यहाँ पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के पर्पज से रेखांकन में ये एक खुला चेक हो सकता है या रेखांकित चेक के मुख्य भाग पर यानी फ्रंट पोर्शन में दो आड़ी समानांतर रेखाएं बाईं तरफ ऊपरी भाग पर खींची रहती हैं, उसे रेखांकित चेक कहते हैं। चेक के मुख्य भाग पर दो आड़ी समानांतर रेखाओं को खींचना ही चेक का रेखांकन कहलाता है।
तो जैसा कि हमने जाना कि चैप्टर 14 NIA के अंतर्गत क्रॉस चेक्स के विषय में प्रावधान किया गया है और ये प्रावधान धारा 123 से लेकर के 131 ए तक के किए गए हैं। वन बाय वन हम इन सेक्शंस की लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं धारा 123 क्या कहती है। इसका प्रावधान है साधारणतः क्रॉस किया हुआ चेक, चेक क्रॉस्ड जनरली। इसमें बताया जा रहा है कि जहां पर चेक के फ्रंट पोर्शन में दो समानांतर आड़ी रेखाएं और उसके बीच में कंपनी शब्द या उससे समानांतर कोई अन्य शब्द जो समानांतर आड़ी रेखाएं हैं उसमें परक्राम्य नहीं है ऐसा लिखकर इन शब्दों के साथ या इन शब्दों के बिना बढ़ा दी गई है, वहां ऐसा बढ़ाना क्रॉस चेक समझा जाएगा और इसे साधारणतः क्रॉस किया हुआ चेक समझा जाएगा, यानी चेक क्रॉस्ड जनरली। सेक्शन 24 चेक्स क्रॉस्ड स्पेशली की बात करता है। इसमें बताया जा रहा है कि जहां की चेक पर उसके मुख्य भाग को काटते हुए बैंककार का नाम परक्राम्य शब्दों के सहित या बिना बढ़ा दिया गया है, वहां ऐसा बढ़ाना क्रॉस समझा जाएगा और ये भी समझा जाएगा कि चेक विशेष रूप से क्रॉस किया गया है क्योंकि उस क्रॉसिंग के अंतर्गत बैंककार का नाम लिखा हुआ है और वह चेक उसी बैंककार के पक्ष में ही क्रॉस किया गया है। इसी प्रकार धारा 125 के अंतर्गत चेक काटने के पश्चात उसे क्रॉस करने यानी क्रॉसिंग आफ्टर इशू का प्रावधान किया गया है कि जहां पर चेक क्रॉस किया हुआ ना हो वहां धारक जो है उसे साधारण या विशेष रूप से क्रॉस कर सकेगा। जो चेक का धारक है, जहां की चेक साधारण रूप से क्रॉस किया हुआ है वहां पर धारक उसे विशेष रूप से क्रॉस करेगा। जहां या तो साधारण या विशेष रूप से चेक क्रॉस किया हुआ है वहां धारक उसमें नॉट नेगोशिएबल या परक्राम में नहीं है इस प्रकार से शब्द लिख करके बढ़ा सकेगा। और जहां चेक विशेष रूप से क्रॉस किया हुआ है वहां वह बैंककार जिसके पक्ष में ऐसा विशेष क्रॉसिंग है उसे संग्रह करने के लिए अपने अभिकर्ता के रूप में दूसरे बैंककार के पक्ष में फिर से विशेष रूप से क्रॉस कर सकता है। तो ये पॉइंट वाइज प्रोविजंस है। तीन अलग अलग पोर्शंस में तीन अलग अलग पॉइंट्स या बिंदुओं में ये बात सेक्शन 125 में कही जा रही है कि चेक काटने के पश्चात उसे क्रॉस किया जा रहा हो तो उसमें क्या क्या फर्दर मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। धारा 126 के अंतर्गत साधारणतः क्रॉस किए हुए चेक्स के संदाय की बात करती है, यानी पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस्ड जनरली। इसमें बताया गया है कि जहां चेक साधारण रूप से क्रॉस किया गया हो वहां वह बैंककार जिस पर वह लिखा गया है उसका संदाय बैंककार को जिसके पक्ष में ऐसा क्रॉस किया गया है या संग्रह करने के लिए उसके अभिकर्ता को करने से अन्यथा नहीं करेगा, यानी या तो वो बैंककार स्वयं संदाय के लिए एलिजिबल होगा या फिर उसका अभिकर्ता या एजेंट, अन्यथा ये काम नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से धारा 127 के अंतर्गत एक से अधिक बार NIA 1881 के सेक्शन 127 में पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस्ड स्पेशली मोर देन वंस का प्रावधान किया गया है, यानी किसी चेक को एक से ज्यादा बार अगर क्रॉस कर दिया जाता है तो जो बैंकर है उस चेक को लेने से मना कर सकता है। ये क्लियर कट प्रोविजन है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशनल स्टेटमेंट भी है। अपवाद ये है कि जहां यदि एक से ज्यादा बार क्रॉस किया हुआ चेक एजेंट के लिए कलेक्शन के पर्पज से है वहां उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। अदर देन दैट बैंकर जो है उसे लेने से मना कर सकता है। इसीलिए जब भी चेक को क्रॉस किया जाता है बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे क्रॉस किया जाता है ताकि वो
लेने से मना न कर दिया जाए, इस उद्देश्य से। सेक्शन 128 में पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ क्रॉस्ड चेक्स का प्रोविजन किया गया है। क्रॉस चेक का सम्यक अनुक्रम में संदाय, यानी जहां की उस बैंकर ने जिस पर की चेक को क्रॉस किया गया है, सम्यक रूप से संदाय कर दिया गया है, संदाय करने वाला बैंकर, और ऐसा चेक पाने वाले के हाथ में आ जाने की दशा में उसका लेखीवाल उन्हीं अधिकारों के हकदार होंगे जो कि पहले उसी स्थिति में रख दिए जाएंगे, और क्रमशः वे वैसे ही हकदार होते यदि चेक की रकम के सही स्वामी को दे दी गई होती और उसके द्वारा प्राप्त कर ली हो गई। यानी जिस व्यक्ति के हाथ में वो चेक गया, यानी यदि वो बैंकर है तो बैंकर के पास वो रकम सुरक्षित हो गई, ऐसा माना जाएगा, बिल्कुल उसी रूप में जैसे कि उस रकम को उसके स्वामी के पास संरक्षित कर दिया गया हो। सेक्शन 129 में क्रॉस चेक का सम्यक अनुक्रम के बाहर संदाय का प्रावधान किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि यदि ऐसा बैंकर जिसके पक्ष में संदाय किया गया है वह किसी और बैंकर को या अन्यथा क्रॉस किए हुए चेक को संदाय करता है, जिसके पक्ष में किया गया हो, साधारणतः यदि वो अभिकर्ता हो जो कि स्वयं बैंकर है, वो किसी अन्य स्थान पर या अन्यथा उस चेक का प्रयोग करता है, तो ऐसे में चेक के स्वामी को हुई हानि के लिए ऐसा बैंकर या फिर ऐसा अभिकर्ता दायी होगा, और बिल्कुल ऐसे ही दायी होगा कि चेक का संदाय किए जाने के कारण जो भी रकम स्वामी तक नहीं पहुंच पाई है, उस रकम को उस अभिकर्ता या बैंकर को देना होगा। सेक्शन 130 NIA 1881 में चेक बियरिंग नॉट निगोशिएबल, यानी ऐसा चेक जिस पर की परक्राम में नहीं है, इन शब्दों को लिखा गया है। इस शब्द वाला चेक चाहे साधारणतः या विशेष रूप से क्रॉस किया गया हो, ऐसे शब्द लिखे गए हो तो लेने वाला व्यक्ति उस चेक पर उससे बेहतर हक नहीं रखेगा और न ही देने के लिए समर्थ होगा जैसा उस व्यक्ति का था और जिसने उसे लिया था। धारा 131 के अंतर्गत प्रावधान है नॉन लायबिलिटी ऑफ बैंकर रिसीविंग पेमेंट ऑफ चेक, यानी ऐसे बैंकर की लायबिलिटी नहीं होना जहां पर कि बैंकर ने अपने पक्ष में साधारण रूप से या विशेष रूप से क्रॉस किए हुए चेक्स का संदाय अपने व्यवहारी लेखे में सद्भाव पूर्वक उपेक्षा के बिना प्राप्त किया है, और वह बैंकर उस चेक पर हक के त्रुटिपूर्ण साबित होने की दशा में, यानी किसी भी अदर डिफॉल्ट की दशा में, व्यतिक्रम की दशा में सही स्वामी के प्रति कोई दायित्व ऐसा संदाय प्राप्त करने के कारण ही उपगत नहीं करेगा। उसकी लायबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी बैंकर की जिसने साधारण रूप से या विशेष रूप से क्रॉस किए गए चेक्स को सद्भावना पूर्वक स्वीकार किया है, उसे लेखे में दर्ज किया है, यदि वह अन्यथा त्रुटिपूर्ण साबित हो जाते हैं तब। धारा 131 के अंतर्गत 2 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। इन स्पष्टीकरणों के माध्यम से इसी बात को और स्पष्ट रूप से समझाया गया है, जैसे कि बैंकर उस चेक का संदाय अपने किसी व्यवहारी लेखे इस धारा के अंतर्गत प्राप्त करता है, यद्यपि चेक का संदाय प्राप्त करने से पहले वह चेक की रकम अपने व्यवहारी खाते में जमा कर लेता है। दूसरा स्पष्टीकरण उस बैंकर का जो उसके पास धारित संक्षेपित चेक के इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरूपण के आधार पर प्राप्त करता है, उसका ये कर्तव्य होगा कि वह संक्षेपित किए जाने वाले चेक की एट द फर्स्ट इंस्टेंस या प्रथम दृष्टया असलियत का और लिखत के दृश्य मात्र से प्रकट किसी कपट, कूट, रचना या छेड़छाड़ का जिसके सत्यापन
सम्यक तत्परता और मामूली सावधानी से किया जा सकता है, सत्यापन कर ले। यानी ये सावधानियां अगर बरती जाती हैं बैंकर के द्वारा और इस प्रकार से चेक प्राप्त करता है और अपने व्यवहारिक खाते में जमा भी कर देता है, तब उसका कोई दायित्व नहीं होगा। इसी चैप्टर के लास्ट सेक्शन 131A के अंतर्गत ड्राफ्टों को अध्याय का लागू होना का प्रावधान किया गया है, यानी एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 2 ड्राफ्ट। यानी इस अध्याय के जो उपबंध है धारा 85 क में जैसा कि परिभाषित है, ड्राफ्ट को भी बिल्कुल वैसे ही लागू होंगे जैसे कि मानो वो ड्राफ्ट चेक ही हो। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के अलग अलग सेक्शंस, सेक्शन 123 से लेकर के सेक्शन 131A तक चेक्स की क्रॉसिंग के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो हर एक व्यक्ति को जानने चाहिए, समझने चाहिए और उन्हें अपने व्यवहार में उपयोग भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच।